नमस्कार। जिंदगी के सफर के इस प्रोग्राम में हम लगातार आप लोगों से मिलवा रहे हैं तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, लगातार समाज को कुछ दे रहे हैं अपने कला के द्वारा, अपने व्यापार के द्वारा, अपने बिजनेस के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा। तो उसी सिलसिले में आज हम मुलाकात करेंगे एक नए व्यक्ति से जिनका नाम है किशोर पुरकर जी। ये बहुत अच्छे डबिंग आर्टिस्ट हैं, तमाम सारी फिल्मों में, सीरियल्स में अपनी वॉइस देते हैं। इनकी वॉइस की एक क्वालिटी है जिसकी वजह से चैनल्स इनको प्रमोट करती है, इनको प्रेफर करती है कि हमें ये वॉइस चाहिए। तो आज हमारे सामने हैं किशोर पुरकर जी। तो हम इनसे इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो स्वागत है किशोर जी आपका नमस्कार प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। तो किशोर जी, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से कि इस फील्ड में जैसे आप आए, वॉइसिंग के फील्ड में, तो जैसे हम लोग तो चूंकि आपको वहीं से जानते हैं जहाँ से आपका प्रोफेशन शुरू हुआ जी, लेकिन यहाँ तक आने की जो आपकी जर्नी रही है वो तो हमें नहीं पता है कि आपका क्या जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की। आपने क्या डिसाइड किया इस फील्ड में आने के लिए, क्यों डिसाइड किया? ये सब कोइंसिडेंटली हुआ या प्लान था कि यहीं आना है? ऐसा कुछ अगर हमें और दर्शकों को बता सके तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ज़रूर। दरअसल जैसे आपने कहा जी कि मेरा बचपन में कुछ ऐसा था कि मेरे बचपन में डॉक्टर गणेश मतकर करके एक बहुत बड़े निर्देशक हैं जो बाल नाट्य शिविर लिया करते थे। जी तो मैं करीब 8-10 साल की उम्र से उनके बाल नाट्य शिविर में गया। फिर उनकी जो नाट्य संस्था थी अहिल्या नाट्य मंडल, उससे जुड़ गया और उससे जुड़ते हुए फिर सारी अंतर्राज्यीय स्पर्धाएं हुई है, कई सारी कॉम्पिटिशन्स हैं, कई जगह हम लोगों ने उसके मराठी और हिंदी के शोज किए हैं। तो ऐसे पहले मैं अभिनय से जुड़ा और चूंकि अभिनय से जुड़ा उसके बाद में मेरी आवाज़ में रुचि हुई तो इंदौर आकाशवाणी पे मैं मराठी कार्यक्रमों का सूत्र संचालन किया करता था और मराठी के कई कार्यक्रमों का सूत्र संचालन भी किया करता था। दरअसल इस तरफ आना था लेकिन कुछ जवाबदारियां थी, उसके कारण इधर आ नहीं पाए। तो फिर सोचा कि अब चूंकि 50-55 की उम्र हो चुकी है तो अब निकलना ज्यादा बेहतर होगा। जी जी जी, मतलब आपने काफी लेट शुरू किया अपना ये जी, करियर बिल्कुल basically। बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? मतलब इतना लेट आप शुरू कर रहे थे तो लोगों ने सवाल नहीं किया कि अचानक या आप देखिए, सवाल तो सभी ने उठाए जी। और हाँ, लेकिन एक बात जरूर रही कि मेरे घर वालों ने, मेरे माता पिता, मेरे जी, बड़े जी। भाई भाभी, इन लोगों ने किसी ने सवाल नहीं उठाए। Okay। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि अभी तक तुमने सारी जवाबदारियां निभाई हैं। जी जी। यहाँ आने के बाद जरूर मेरे साथ खास बात ये हुई है कि मुझे बुरा आदमी कोई मिला ही नहीं। ओहो, लकी हैं आप। सभी अच्छे लोग मिले मुझे। इसलिए मेरी दरअसल मैं महाराष्ट्रियन होने के बावजूद महाराष्ट्र में हमारा कोई भी रिलेटिव नहीं है। तो मुंबई में तो कोई होना पॉसिबल ही नहीं था। जी, जी। लेकिन यहाँ आने के बाद सारे लोग मिलते गए, जुड़ते गए और इतना अपनत्व सब लोगों से हो गया जी। कि मुझे काम मांगने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जी, जी। धीरे धीरे काम चलता गया, बढ़ता गया और मेरे लिए खास बात ये रही कि मैं मराठी और हिंदी दोनों में कर सकता था। जी जी जी। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा है। हाँ 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 हाँ, मैंने सुना कि आप चूंकि आप मराठी आर्टिस्ट, मराठी का काफ़ी आपने प्रोजेक्ट किया है। तो एक सवाल ये पूछना था कि जैसे बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कई बार कि जैसे कोई महाराष्ट्रियन है तो उनका टोनल क्वालिटी को लेकर के हिंदी में ये सवाल कई बार उठता है कि नहीं सर मराठी टोनल क्वालिटी आ रही है। तो लेकिन मैंने देखा कि आपको कभी किसी ने उस तरफ कोई उंगली नहीं उठाई। तो आपने उसे कैसे पॉलिश्ड किया कि हिंदी, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो वो हिंदी ही सुनाई दे, या जब आप रीजनल मराठी बोल रहे हैं तो वो मराठी ही सुनाई? मतलब आप कोई मिक्स मैच कर ही नहीं सकते, इतना फिनिश्ड और इतना पॉलिश्ड वॉइस है आपकी। तो ये इसके लिए क्या प्रैक्टिस किया आपने? दरअसल इसका श्रेय इंदौर को दिया जाना चाहिए, जहाँ जी। मेरा जन्म हुआ, मेरी स्कूलिंग हुई जी। और जहाँ मैंने नौकरी की। जी। और मैं इंटर कॉलेज वाद विवाद प्रतियोगिताएं में भाग जी। लेता था। जी। और खास बात ये हुई कि मेरा स्कूलिंग पूरा हिंदी मीडियम में हुआ है, अंग्रेजी में नहीं। ओके। और मराठी एक विषय के रूप में भी मुझे नहीं था, संस्कृत था, इसलिए संस्कृत और अरे हिंदी वाह, क्या ऐसी बात मुख्य है। भाषाएं थी। क्या बात है। तो हुआ ये कि इंदौर में हिंदी बोलते हुए, लेकिन मेरे घर में ये हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, मेरे माता पिता, कि अगर घर में आप बात कर रहे हैं तो मातृभाषा में आपको बात करनी होगी। क्या बात है। इसलिए मराठी भी उतनी अच्छी होती गई और हिंदी भी, चूंकि बाहर हिंदी हाँ, बोला जा रहा बहुत था polished और हिंदी काम है। हिंदी में कर रहा था, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ आने के बाद भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। खास बात ऐसी होती है कि हिंदी की कुछ जो कविताएं और हिंदी के कई लेखकों का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ है। जी, जी। तो उन लेखकों को, काफी लोगों को पढ़ा मैंने, जी। उन लोगों को सुना, उनकी कविताएं सुनी, पढ़ी।
तो मुझे समझ में आया कि हिंदी का एक अपना मजा है जी। और मराठी चूंकि मेरी मातृभाषा है जी, तो वो तो मेरे अपने करीब है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जैसे मैं खुद भी काम करता हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्रियन जो आर्टिस्ट होते हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क रख देते हैं लोग, खासकर से नए बच्चों के ऊपर। तो जो पुराने लोग हैं वो तो धीरे धीरे अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं। तो ऐसे अगर किसी आर्टिस्ट की ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे इसको फिक्स करे? ऐसा कोई सजेशन आप ऐसे आर्टिस्ट को दे सके जिनकी लैंग्वेज में लोकल जो ये आ रहा है टोन, तो उनको वो कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, ये सवाल कई बार मुझसे पूछा गया था। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप दोनों चीजों को अलहदा रखें पूरी तरह से, क्योंकि अगर आप मराठी में बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से मराठी में बात कीजिए। हिंदी में बात करते समय किसी भी तरह आप आपका हिंदी टोनिंग मत लाइए। उसके लिए आपको ये करना होगा कि मराठी में सारे उच्चार पूर्ण होते हैं, जैसे हिंदी में हमारे हर उच्चार में हम हलंत लगा होता है, वो टूटा रहता है, और मराठी पूर्ण उच्चार होता है। और हिंदी के बारे में, अब चूंकि मैं इंदौर का हूँ इसलिए हिंदी से ज्यादा लगाव, इसलिए कहूंगा कि हिंदी जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है। अगर वहां बड़ी मात्रा है सूर्य है तो वो सूर्य ही पढ़ा जाएगा, अगर वहां गीत है तो गीत ही पढ़ा जाएगा, वहां गीत पढ़ा नहीं जाएगा। मराठी में अक्सर कई बार ये होता है कि मात्राएं थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन उसे पढ़ा व्याकरण के नियमों के अनुसार जाता है जो मराठी के व्याकरण के नियम है। तो इन सब के मराठी के व्याकरण के नियम अच्छे होते हैं, लेकिन हिंदी में दरअसल पूरी तरह से उल्टा है। इसलिए मैं खास तौर पे उन्हें कहता हूँ कि जैसा लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, और खास करके उसे पहले देवनागरी में लिख लीजिए, ताकि देवनागरी में लिखने के बाद में मात्राएं स्पष्ट हो जाती है, या नुक्ते जो होते हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं कि कहाँ नुक्ता देना है या नहीं देना है। अगर आप रोमन में लिखे हुए को पढ़ेंगे तो आप हिंदी कभी भी अच्छी नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये एक अच्छा सजेशन किशोर जी आपने दिया उन आर्टिस्टों को जिनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। और सिर्फ मराठी लैंग्वेज की नहीं, मराठी, गुजराती या भोजपुरी, किसी भी लोकल लैंग्वेज का टोन अगर आपके ऊपर आता है तो आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सबके लिए फायदा होगा। तो धन्यवाद किशोर जी इसके लिए कि आपने लोगों को सजेस्ट किया। अच्छा किशोर जी, अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम विषयांतर करते हैं। बिल्कुल। थोड़ा हम जाएंगे आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। आपका पर्सनल लाइफ क्या रहा है? कॉलेज के टाइम में आप कैसे रहे? आपका एजुकेशन कैसा रहा है? पढ़ने में कैसे थे? ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ज़रूर। मेरा बचपन नेचुरली एक मध्यम वर्गीय परिवार में गुजरा है। हम 3 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भाई हैं, छोटी बहन है, अब भैया भाभी उनके दोनों बच्चे और छोटी बहन। मैंने चूंकि शादी नहीं की है इसलिए मैं अकेला हूँ, तो मेरी जवाबदारी भी उन्हीं लोगों के ऊपर है। शादी ना करने की? दरअसल मैं गाना सीखना चाहता था, क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा। तो मैंने सोचा था कि उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें स्पर्धा भी बहुत ज़्यादा है, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण, चूंकि प्रतियोगिता ज़्यादा है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो मेरी मेहनत के साथ में मैं किसी और को क्यों तकलीफ दूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी मेहनत करूं और उसके बाद में कभी सोचूं। तो खैर वो वैसा मौका ही नहीं आ पाया जवाबदारियों के कारण, और फिर मतलब जिम्मेदारियों के कारण। तो फिर मैंने सोचा कि अब चूंकि 50 का हो गया हूं तो अब ज्यादा बेहतर है कि अब मैं अपनी इच्छा के एकला चलो रे। अच्छी स्ट्रेटजी है आपकी। एक बड़ी खासियत है आपके अंदर जी, बहुत सारे स्टूडियोज में मैं जाता हूँ तो सुनता हूँ, आप जिस भी आर्टिस्ट से मिलते हैं या जिन भी लोगों से मिलते हैं आप चॉकलेट खिलाते हैं उन्हें। ये क्या मतलब, विदाउट मिसिंग आप सबको चॉकलेट ऑफर करते हैं। मैंने सुना है बैग में लेकर के चलते हैं 150, तो दिन भर में तो मुझे लग रहा है कि 100-200 रुपए का चॉकलेट ही बांट देते होंगे लोगों को। खैर उसके पैसे के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, हाँ लेकिन बांटता जरूर हूँ, क्योंकि बाकी कुछ नहीं बांट सके तो कम से कम मिठास तो बांटे। बिल्कुल, क्या बात है। और ये मेरे पिताजी की आदत थी। दरअसल वो अपने पजामे की दोनों जेबें भर लेते थे चॉकलेट से। अच्छा। और जो उनसे मिलता था उन्हें वो चॉकलेट बांटते थे। जी। तो मैंने उसी को कायम किया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बड़ी अच्छी सोच है कि आप लगातार लोगों, इससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि एक देने की परंपरा, एक देने का संस्कार भी आपके अंदर पैदा होता है कि आप दे रहे हैं लोगों को, और लोग जुड़ते जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि पुराने जमाने में कहा जाता था कि किसी से दोस्ती करनी हो तो पान खिलाइए। बिल्कुल सही। तो आप जो है दोस्ती करने के लिए चॉकलेट्स खिलाते हैं। बिल्कुल। और कई लोगों की जो खून में शक्कर होती है वो कई बार जुबान पे नहीं आ पाती, तो जुबान पे भी आ जाए। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा एक और विषयांतर हम लोग करेंगे, एक थोड़ा सा हम लोग जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हो वो पर्सनल लाइफ में, चाहे कोई आर्ट के फील्ड में हो या नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिक्स का।
उसके बिना तो हम हैं ही नहीं। मतलब अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो किसी न किसी तरीके से वो उससे इन्फ्लुएंस है, उसका उसका प्रभाव है। तो पॉलिटिक्स में आपको क्या पसंद है? आप पॉलिटिक्स पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या करते हैं तो किस लीडर को ज़्यादा पसंद करते हैं, या किस तरह के लीडर को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मैं किसी भी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। किसी भी विचारधारा जी। का अनुगमन नहीं करता हूँ एक तरह से। जी। हाँ, अच्छे कामों का के प्रति मेरा रुझान वाकई होता है, जी। और अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा मैं ज़रूर करता हूँ। जी। लेकिन किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए मेरी ऐसी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मैं उन पर कुछ अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ। जी। जो लोग अच्छा काम करते हैं और कर भी रहे हैं, जी, हमारे साथ के बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। राजनेता जो ऐसे हैं जो हमारे देश को काफ़ी आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं खास तौर पे नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ जी, पर, जी। लेकिन हैं काफ़ी लोग जिन्होंने पुराना जो भारत का वैभव है वो वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। और काफ़ी लोग हैं हर तरफ, बिल्कुल। हर पार्टी में बिल्कुल, अच्छे हाँ, लोग हैं, बिल्कुल कह सकते और मैं हर पार्टी के अच्छे लोगों के साथ में हूँ। क्या बात है। और चूंकि मैं पढ़ाता आया हूँ सरस्वती शिशु मंदिर में, तो बच्चों के साथ मेरा काम ज़्यादा हुआ है, अच्छा। पढ़ाने का। अच्छा। तो सरस्वती शिशु मंदिर ज़ाहिरा तौर पे एक संस्था विशिष्ट की संस्था थी, जैसे आप जी, जानते हैं। जी, जी, तो वहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला है। जी। उन्होंने भी मुझे पढ़ाते समय ये बिल्कुल किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला कि आपको हमारी विचारधारा माननी होगी। क्या बात है। बस उन्होंने कहा कि आप पढ़ाइए। तो ये वाकई मुझे जज गया है। जी, क्या तो बात है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अगर आप राजनीति की बात करें तो इकबाल साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। क्या बात है। तो इसलिए उससे ज़रा मैं दूर ही रहता हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, ये है पॉलिटिक्स के बारे में आपकी विचारधारा। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल हो सकता है आपके लिए, जी। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसका जवाब दें। जी। जिस फील्ड में हम काम करते हैं, जी। चाहे वो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हर जी। फील्ड की अपनी अच्छाई होती है, अपनी कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाई होती है। तो आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ से आपकी अर्निंग सोर्सेज हैं, आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में हमारी डबिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन सी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिसे और इम्प्रूव होना चाहिए, और कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको तत्काल ठीक होना चाहिए? ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपकी नज़र में आई हो तो आप ज़रूर बोलें, ताकि हम सब या बाकी लोग इसे इम्प्रूव कर सकें। ज़रूर, बिल्कुल। चूँकि केजी सर, आप खुद एक वरिष्ठ कलाकार हैं, जी। तो आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं, आपका अनुभव है और आपने बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है। तो मेरी आंखों पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो कभी हिलता नहीं है। तो मुझे रास्ते से जाते हुए कीचड़ भी नज़र आता है और फूल भी नज़र आते हैं। जी, तो जी। मेरे गुरुओं ने मुझे कहा है कि तुम फूलों पे नज़र रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। जी, जी। तो मुझे ज़्यादातर सभी की अच्छाइयाँ ही नज़र आती जी, हैं। क्या कोशिश करके भी मुझे लोगों की बुराइयां नज़र नहीं आती हैं। जी। हो सकता है कि हो उनमें, लेकिन शायद मुझे नज़र नहीं आती। जी। तो अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, सब लोगों ने किसी से, मतलब ये आपसे बात कर रहा हूँ या आप इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वाकई मैं शपथ के साथ कह सकता हूँ कि किसी के भी साथ मेरा बुरा अनुभव नहीं रहा, या किसी भी तरह से, वक्त के बारे में, पेमेंट के बारे में, या कभी बुला लिया 2-2 घंटे बैठ गए और उसके बाद में काम करवाया, काम कराने के पैसे कम दिए। ऐसा मुझे अभी तक, अब मेरा स्पैन बहुत छोटा है, अभी 5 साल हुए मुझे, तो मुझे अभी तक कोई ऐसा बुरा अनुभव किसी का नहीं आया। नहीं हुआ। हाँ, अब सुधार की गुंजाइश अगर आप कहें तो वो हमेशा बनी रहती जी, है, बिल्कुल, और उसे बिल्कुल। बने रहना चाहिए। बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन तो मेरे ख्याल से बिल्कुल, कहीं बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल नहीं सही। है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है, अब हम धीरे धीरे लास्ट में पहुंच रहे हैं। अब जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जी। जो अपनी पढ़ाई करके या कुछ भी करके वॉइसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, जी। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो उनकी प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए भाषा को लेकर के, और मेंटल प्रिपरेशन उनकी क्या होनी चाहिए? आप क्या उनको संदेश देना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करें वो यहाँ पे आने के लिए? जी, बिल्कुल। और किस तरह का संघर्ष है उनको जो यहाँ पे झेलना हाँ, पड़ सकता है? बिल्कुल। मैं ख़ास तौर पे यही उनसे कहना चाहूँगा कि जिस भी भाषा में आप काम करना चाहें, आपकी मातृभाषा में करना चाहते हैं, किसी भी भाषा में, आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। जी। और उसके लिए आपको पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। आप हिंदी में काम करना चाहते हैं तो आप अमृतलाल नागर जी को पढ़िए, आप महादेवी वर्मा जी को पढ़िए, निराला जी की कविताएं आप पढ़िए। कई कविताएं हैं, कई अज्ञे हैं, उन्हें पढ़िए, उनकी कविताएं याद कीजिए। आप
बाद में आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। जब आप माइक के सामने आएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये शब्द मैंने कहाँ पढ़ा था। आपकी मसल मेमोरी में वो चले जाएगा। इसलिए जब आप माइक के सामने जाएं तो आप सामाजिक करें कोई काम, या पौराणिक करें, या किसी भी तरह का काम करें, ये वो सारे शब्द आपकी जुबान पर आसानी से आ जाएंगे और आप आसानी से उन शब्दों का दोहन कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप बहुत लोगों को सुने। अब तो चूंकि YouTube है और पूरा इंटरनेट है, तो काफी ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े साहित्यकार, जिनकी कहानियां आपको किसी अच्छे लोगों ने के द्वारा पढ़ी हुई आपको मिल available है, जाएगी। काफी बिल्कुल। चीजें, तो आप उन्हें सुनिए और किताबें पढ़िए। अपनी बैग में किताब जरूर रखिए और उसे जब भी आपको वक्त मिले उसे पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर आप जिस भाषा में हैं तो भाषा के प्रति आपको ईमानदार रहना ही होगा। आप उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते, नहीं। क्योंकि आप भाषा का ही काम कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। बस वही बात है खास। क्या बात है। तो जैसा दर्शकों ने सुना कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, खासकर से आर्ट की फील्ड में बहुत जी। सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कला की फील्ड में जाने के लिए शायद पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, शायद एजुकेशन उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने सुना किशोर जी से कि इस फील्ड में आने के लिए भी आपको बहुत पढ़ना है लगातार। और किशोर जी तो अपने बैग में हमेशा एक बुक लेकर के चलते हैं, पढ़ते रहते हैं लगातार, क्योंकि ये सच है कि ये जो फील्ड है ये इमोशंस का फील्ड है, ये भाषा के फील्ड है। अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं रहेगी तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे और धीरे धीरे आपको लोग पसंद करना छोड़ देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लगातार पढ़ें, अपने आप को इम्प्रूव करें, किशोर जी से प्रेरणा लें। तो ज़िंदगी के इस सफ़र के इस एपिसोड में किशोर जी के साथ एक बेहतरीन बातचीत हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इनसे। तो अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार। नमस्कार।